हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज मैं शेयर करूँगी कैसे डिवाइन ने मेरी हेल्प करी मेरी स्टडीज़ में और कैसे टाइम टू टाइम मुझे डिवाइन हेल्प प्रोवाइड करी जाती थी। डिवाइन कम्युनिकेशन में आने से पहले इन चीज़ों को मैंने रिकग्नाइज़ करना शुरू किया था। जैसे कि हमारे यहाँ जो फैमिली है, जनरेशन है, वहाँ पर ना फीमेल चाइल्ड को स्टडीज़ करना अलाउड नहीं होता था और जनरली 4 से 5 साल की एज में उसकी शादी फिक्स हो जाती थी और या थोड़े से और बड़े हुए तो शादी करके इसको ससुराल भेज दिया जाता था। तो बाल विवाह जैसे कहते हैं, पता ही होगा, भारत में बहुत सुना लोगों ने। तो उस टाइम पे ये होता था और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं था, लड़कों के साथ भी था, लेकिन एटलीस्ट लड़कों को पढ़ाई करना अलाउड था जो कि लड़कियों को नहीं अलाउड था। तो अब मेरा क्या था कि मैं सिटी में रहती थी, मेट्रो सिटी में पेरेंट्स के साथ में। तो वहाँ पर मैं जब 4 साल से कम की एज की थी तो मुझे पढ़ने का शौक़ था। तो मैं स्कूल के पास, गेट के पास जाकर रोज़ वहाँ पर खड़ी होकर रोती थी कि मेरा एडमिशन करा दो। तो 2-4 दिन के बाद जब देखा मदर ने, तो वो गई स्कूल में और टीचर से बोला, तो टीचर ने एडमिशन लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरी 4 साल से एज कम थी। अगर हम पहली क्लास की बात करें, फर्स्ट क्लास की, तो उसके लिए 4 साल का एज होना बहुत ज़रूरी होता था। वहाँ पर एक्सेप्शन किया टीचर ने मेरे लिए। तो पहले तो मुझे जो प्ले स्कूल होता है, प्ले नर्सरी आई गेस, उसमें बिठाया। एक दिन बैठी मैं, लेकिन मुझे तो पढ़ना था, मुझे खेलना नहीं था, पढ़ना था। तो मैं नेक्स्ट डे जाकर बिना किसी की परमिशन के पहली क्लास में बैठ गई और मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। टीचर ने मतलब ध्यान नहीं दिया, कई सारे बच्चे थे, तो वो जो भी पढ़ा रही थी ना, जो भी इन्होंने काम दिया करने के लिए, मैंने इनको करके फटाफट दिखा दिया। तो वो स्पीड से कहीं ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा था कि इतना जल्दी कोई कैसे कर सकता है। एंड अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर भी मैंने इसको करके दिखा दिया था। तो टीचर बड़ी इम्प्रेस हुई। टीचर ने नाम पूछा तो उन्होंने बोला कि आपका तो इसमें नेम ही नहीं है, यहाँ पे क्लास में आपका एडमिशन नहीं हो रखा है। तो बट जैसा कि वो इम्प्रेस हुई, तब मेरा एक्सेप्शन किया गया था कि हाँ, पहली क्लास में मेरा एडमिशन हो गया था। अब मदर का ये था कि भाई कोई बात नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, 4-5 क्लास पढ़ाएंगे फिर बंद करवा देंगे, स्टडीज़ छोटी है तो वो तो हम करा ही सकते हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसे करते करते मैंने अपनी 5th क्लास पास करी। अब 6th में एडमिशन का जब टाइम आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब तो नहीं पढ़ाना है, हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो नेबर थी वो एक गॉडेस टाइप की लेडी थी जो कि कार्मिक मदर की बेस्ट फ्रेंड थी। वो रियल गॉडेस टाइप की पर्सनालिटी जो मैंने देखी थी अपनी लाइफ में, लेडीज़ में। उस टाइम पे कुछ 40s में रही होंगी वो, जब मैं बहुत छोटी थी। तो उनके कहने पर कि नहीं, ये तो बहुत छोटी है और इसका पढ़ने का मन है तो आप इसको पढ़ाओ। हमारे यहाँ के तो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और हम चाहते हैं कि वो पढ़ें, स्कूल जाने से मना कर देते हैं बच्चे, हमें ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। और आपकी तो जो डॉटर है उसको तो पढ़ने का मन है। तो ये सुनकर मेरी कार्मिक मदर ने क्या करा कि एडमिशन कराने का मेरा डिसाइड कर लिया 6th क्लास में, जबकि मेरा स्कूल चेंज हो रहा था क्योंकि पहले वाला जो स्कूल था वो सिर्फ 5th तक था। यहाँ पर क्या था कि हमारी ना फैमिली जो है वो इमेज मेंटेन करती थी कि हम मॉडर्न पीपल हैं, हम ओपन माइंडेड हैं, हम तो एक्चुअली में पढ़ाना चाहते हैं गर्ल चाइल्ड को, हम नहीं चाहते हैं कि छोटे से बच्चे की शादी हो जाए। जबकि सिचुएशन एकदम ऑपोजिट थी घर में, लेकिन जो इमेज मेंटेनेंस था उसकी वजह से मेरा एडमिशन करा दिया गया 6th क्लास में। लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसको हम घर में पढ़ने नहीं देंगे और ये फेल हो जाएगी तो हम सोसाइटी वालों को बोल देंगे कि इसका पढ़ने में दिमाग नहीं है, कमज़ोर है, इसलिए पढ़ाई छुड़ा दी हमने और शादी कर रहे हैं। ये तो मेरे सामने की बात है जो बोली गई घर में, तो इसलिए पता है। तो इन्होंने क्या करा कि मुझे ना घर में बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रखते थे ताकि मेरे पास टाइम ना हो पढ़ने का। मैंने देखा तो मैंने क्या करा कि अब मैंने बहुत कोशिश करी बट चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर हो गई थी एंड मैं फ़ेल हो गई। जो उनकी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई कि मैं पढ़ ना पाऊँ, मैं फ़ेल हो जाऊँ, तो मेरी पढ़ाई स्टॉप करा देंगे और मेरी शादी कर देंगे। अब क्या होता है कि वहाँ से फिर ऑल ऑफ अ सडन जो नेबर थी उन्होंने बोला कि नहीं आप इसको रिपीट करने दो, अभी तो बहुत छोटी है। एंड देन अब इनका पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, ऑल ऑफ अ सडन मेरी कार्मिक मदर बोलती है हाँ लेट हर रिपीट, कोई बात नहीं, करने दो इसे। तो उनको ना कॉन्फिडेंस था कि चलो एक बार तो हमने कुछ नहीं बोला, फेल हो गई है ना, अब की दोबारा फेल होगी तो हमारे पास कहने को हो जाएगा ना कि हाँ भाई देख लो हम तो सही थे, इसका दिमाग नहीं है पढ़ने में। अब उनको एक बार तो वो सक्सेसफुल हो ही चुकी थी मुझे फेल कराने में, तो दूसरी बार का उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था। तो मैंने सोचा कि अब इस सिचुएशन से डील तो करना ही पड़ेगा, मुझे क्या कर सकते हैं। मैंने क्या करा कि मैं स्कूल ना टाइम से पहले पहुंच जाती थी, अपने घर के काम फिनिश किए, मतलब कम से कम 1-2 घंटे पहले मैं अपने स्कूल में जाकर मेन गेट के बाहर खड़ी होकर मैं अपनी स्टडीज़ करती थी। मेन गेट ओपन नहीं हुआ होता था जब तक कि टाइम ना हो जाता। तो ऐसे मैंने अपनी स्टडीज़ करी और मेरी ट्यूशन्स भी लगी होती थी ताकि दुनिया को दिखाई पड़े कि भाई हम तो पढ़ा रहे हैं, है ना, पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्यूशन्स भी लगी हुई हैं, फिर भी फेल हो रही है।
तो इन्होंने क्या करा कि मैंने 6th क्लास अपनी पास कर ली। अच्छा, अब तो इनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि 6th पास हो गई है, तो उनको था कोई बात नहीं, हम आगे नहीं पढ़ने देंगे, हम तो कोशिश करेंगे। तो ये पूरी फैमिली इकट्ठी रहती थी, मिलकर सारे सेम झूठ बोलते थे कि हाँ भैया इसका पढ़ने में दिमाग नहीं है, और जो भी बड़ी सारी चीज़ें होती थी। तो 7th मैंने पास करी, 8th मैंने पास करी, एंड मैं 9th में आई। सो 9th में क्या होता है, मेरी ना कंपार्टमेंट आती है एक सब्जेक्ट में, इट वाज सोशल साइंस, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कंपार्टमेंट आने का रीज़न इंटरेस्ट नहीं था, कुछ और रीज़न था कि जो मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, तो मुझे साइंस एंड मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता था। अब क्या होता है कि जब कंपार्टमेंट आती है तो हमारे घर पे ना एक लड़का आया करता था, जो ऐसे कुछ योगा क्लासेस वगैरह होती थी, तो उसमें वो भाई का फ्रेंड था और फादर भी जानते थे उसे। एंड देन फिर क्या हुआ कि तो वो एक दिन मम्मी से बोलता है कि आंटी मैं पढ़ा दूंगा इसे सोशल साइंस, मैंने एक्सपर्टीज़ करी हुई है इसमें। तो मैंने भी एग्री कर दिया, मैंने कोई बात नहीं, अगर आपने एक्सपर्टीज़ करी हुई है तो मैं पढ़ लूँगी आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्यूशन तो मुझे लगानी पड़ेगी। सो वहाँ से मैंने एग्री किया उससे ट्यूशन लेने के लिए। वो मेरे घर पर ही आके पढ़ाता था। अब वो क्या करता था, वो सवेरे 7 बजे आ जाता था मॉर्निंग में, और रात के 11 बजे जाता था। हाँ, वो मुझे पढ़ाता था, लेकिन उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हमारे घर पे होता था। और मेरा तो यार ये मैंने कहा इतना देर तक कोई कैसे पढ़ सकता है और कैसे पढ़ा सकता है एक ही सब्जेक्ट को, जो कि इतना बोरिंग है। और मुझे ना बहुत सारे नोट्स बना कर देता था, जो मैं कभी नहीं पढ़ती थी, कभी नहीं ओपन किए थे मैंने। और वो अब हुआ तो मैंने सोचा शायद मेरा एग्ज़ाम में 1 मंथ ही रह गया, इसकी वजह से ये मुझे इतना पढ़ा रहा है। मैंने चलो कोई बात नहीं। एक दिन क्या होता है कि वो मेरी बुक लेकर जाता है, और बुक 2 दिन के बाद रिटर्न करता है, तो उसमें लंबा चौड़ा लव लेटर निकलता है। अब मैंने देखा तो मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है। तो मुझे था कि अगर घर में किसी को पता चल गया तो मेरी जो स्टडीज़ में समहाउ कर पा रही हूँ ना, जो शादी के ड्रामे से मैं बची हुई हूँ, वो इनको मौका मिल जाएगा। अच्छा, तो मैंने उसको बोला, वो आया फिर से, तो मैंने बोला ये क्या है, कहते हैं मेरी फीलिंग्स है। मैंने कहा ओके, लेकिन मुझ में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, और ना ही मैंने आपको कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि मैं इंटरेस्टेड रही हूँ। ऊपर से मैं आपको भैया बुलाती हूँ, तो आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस बात को सोचने की। तो वो कहता है, एक्सप्लेनेशन देता है, नहीं नहीं मैं तो आपसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, और मैं तो आपकी कास्ट का ही हूँ, राजपूत हूँ। तो अब क्या हुआ कि मैंने उसको बोला, मैंने सो व्हाट, है ना। सो अब ये सेकंड टाइम था जब उसको मैंने मना किया। मैंने उसको वो लव लेटर पकड़ाया, सारे नोट्स पकड़ाए, जब नोट्स चेक किए तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होता था, फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हुई होती थी। उसमें टाइमिंग लिखे होते थे कि रात के 2:30 बजे बैठ के नोट बनाया है, 2 बजे बनाया है, ऐसे लिखा होता था, जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अब क्या होता है कि मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे ना आपसे ट्यूशन नहीं चाहिए, मैं खुद से कर लूँगी स्टडीज़ और मैं हो जाऊँगी पास। अच्छा जी, अब क्या होता है कि 2 दिन के बाद ना मुझे फोर्सफुली मेरी जो कार्मिक मदर है वो सूट सलवार परचेज़ करके मुझे ज़बरदस्ती पहनाकर उस लड़की के घर पर भेजती हैं कि तेरी ना ट्यूशन लगाई है हमने वहाँ पर, जो कि मैथमेटिक्स की ट्यूशन है, और उस लड़के का बड़ा भाई पढ़ाएगा। अब ये लड़का ना हमारी सोसाइटी में माने जाने घर से आता था, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से था, और लड़का खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अब क्या होता है कि मैं ठीक है भाई, मैं गई उसके घर पे जब पढ़ने के लिए, मैं चलो मैथ्स की ट्यूशन लगी है, उसका भाई पढ़ाएगा, ये नहीं पढ़ाएगा। तो मैं घर जाती हूँ, वहाँ पे देखा तो उसका भाई पहले बोलता है कि तुम्हें चाय बनानी आती है। मैंने कहा आती है। फिर वो कहता है खाना बनाना आता है। मैंने कहा आता है। अब मैं कंफ्यूज्ड, मैंने कहा यार मुझे तो मम्मी ने बोला था कि ये मुझे मैथ्स पढ़ाएगा, और ये तो होम साइंस की बातें कर रहा है, और उस टाइम पे होम साइंस मेरे पास होती थी, 9th की बात है। तो फिर क्या होता है कि फिर वो लड़का बोलता है, जो उसका बड़ा भाई था, कहता है कि चलो मैं ना तुम्हें उसका रूम दिखा के लाता हूँ, उसी के छोटे भाई का जिसने प्रपोजल दिया था, लव लेटर भेजा था। तो अब मैं कंफ्यूज्ड, फिर मैंने सोचा चलो हो सकता है दोनों ऑलमोस्ट ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, कई बार बता देते हैं भाई बहन आपस में, तो बता दिया उसने कुछ मेरे बारे में। मैं गई आराम से, अब कुछ कह तो सकते नहीं, जब पता ही नहीं था, कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी। गए हम, उसका रूम देके वापस आ गए। एंड देन उसके बाद उसकी मम्मी आती है लड़के की ना, कि आपको खाना बनाना आता है, आपको ये आता है, आपको वो आता है। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि खाने का टॉपिक छिड़ा क्यों है। अब क्या होता है, 2-3 दिन के बाद मैं क्लास के लिए गई हुई होती हूँ, और जो वो लड़का था ना जिसने प्रपोज़ किया था, लव लेटर भेजा था, वो अपने हाथ पे ना मेडिसिन लगा रहा था, जहाँ पर हम घड़ी बांधते ना कलाई पे, वहाँ पर मैंने देखा कि मेरा नाम 3 अक्षरों में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। मतलब कैसे बड़ा बड़ा, एक लेटर कम से कम जो हमारी पिंकी फिंगर होती है ना, इतना मोटा था। और मैंने देख के तो मैं शॉक हो गई। और उस पर मेडिसिन लगा रहा था, तो ऑब्वियसली बात है वो मुझे दिखाने के लिए था। एंड तो मैंने उसको, तो वो कहता है ये ना मैंने वुडन से लिखा है, लकड़ी से लिखा है। तो मैंने सोचा ये करने के लिए भी इंसान के अंदर गट्स चाहिए होते हैं। एंड तो मुझे ना गुस्सा आया
कि इसको मैंने 2 बार मना किया, इसकी समझ में नहीं आया। तो उसको मैंने बोला मैंने एक काम क्यों नहीं करता, तू 4th फ्लोर से कूद के मर क्यों नहीं जाता, तू जिंदा क्यों है। तो मैंने उसको ये शब्द बोले, तो उसको जो भी चिढ़ मची हो, गुस्सा आया हो, तो वो कहता है तू बोले तो मैं तेरे ना मामा से बात करता हूँ शादी के लिए। तो मैंने बोला मैंने कहा पेरेंट्स तो अगर बोलेगा ना मेरे, तो एक बार तेरे को बख्श भी देंगे, लेकिन अगर तूने मेरे मामा को बोला ना तेरी टांगें तोड़ देंगे। तो वो कहता है कि तो फिर वो बोला, कहता तेरे घर में ना सबको पता है कि मुझे तुझसे शादी करनी है और सारे रेडी बैठे हैं, तेरी यहाँ का इंतज़ार हो रहा है। फिर तो क्या था, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इतने दिन से ये ड्रामा चल रहा था मेरे घर में, प्लानिंग प्लॉटिंग, कि जैसा जनरली देखा गया, कई केसेस मैंने अपने पड़ोस में भी देखे थे कि भाई कोई पढ़ाने आया लड़की को, लड़की ने भाग के लव मैरिज कर लिया, इंटरेस्टेड हो गई, तो इनकी यही प्लानिंग थी और कुछ नहीं था। तो इनको ये था कि अगर मैं हाँ कर देती हूँ, अगर ये मुझे कन्विंस करने में रेडी हो गया, हो पाया सक्सेसफुल, तो ये गा देंगे गाना सोसाइटी में, समाज में कि भैया लड़की तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी पढ़ाई में और शादी में इंटरेस्टेड थी, तो देखो हम तो लव मैरिज भी कर दे रहे हैं। ये इनका प्लान था। अच्छा जी। फिर ना मैंने उस लड़के को एक बात बोली, मैंने कहा तुझे ना पता है गलती कहाँ है, तुझे उन लोगों ने बताया नहीं कि मेरी लाइफ का ना कोई भी डिसीजन लेने का हक उनको दिया नहीं हुआ है, उन्हें मेरे से परमिशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होता है मेरा ना, स्पेशली अगर मेरी मैरिड लाइफ हो या मेरी एजुकेशन की बात हो। बताया नहीं तुझे उन लोगों ने। तो वो चुप रहा और मैं इतना बोल के अपने घर वापस आ गई। मैंने घर पे मना कर दिया कि अब मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी। कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। नेक्स्ट डे वो लड़का क्या करता है कि अपनी भाभी को मेरे घर लेकर आता है कि रिश्ते की बात करनी है। मैंने इसकी गट्स देखो ज़रा, अभी तीसरी चौथी बार था जब इसको मैं मना कर चुकी थी। तो अब इसका माइंडसेट क्या था लड़के का कि ना जब तेरे पेरेंट्स रेडी है ना, तो तेरे बस की बात नहीं है शादी को डिनाई करना, तुझे शादी करनी पड़ेगी, ऐसा इसका माइंडसेट था। तो मेरा गुस्सा सिर्फ उस माइंडसेट पे था। मेरा कहना है कि भाई जब किसी ने मना कर दिया ना, तो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरा क्या था कि अगर मुझ में किसी के लिए फीलिंग्स होंगी और अगर मुझे किसी ने बोला है और मैं इंटरेस्टेड रही होंगी, तो मैं बता दूंगी ना, मुझे ड्रामे करने की आदत ही नहीं है। होती है लोगों को ड्रामे करने की आदत, इंटरेस्टेड होते हुए भी ड्रामे दिखाना, नखरे करना, मुझ में नहीं है ये चीज़ें। तो जब ये अपनी भाभी को लेकर आता है ना, तो मैं लेटी हुई थी और मेरी मम्मी ने अचानक से एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्या चल रहा है, क्या है ये सब वो सब। तो मैं उठी और मैंने बोला ये एक्टिंग ना करो मत, चलेगी नहीं यहाँ पे। तो उस दिन मेरी वॉइस जो थी काफ़ी लाउड थी, तो मैंने उस लड़के को ना फिर बहुत भला बुरा बोला, बहुत सुनाया उसे, मैंने गलत शब्द बोले मैंने, जिसके लिए मुझे बाद में बुरा भी लगा। इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे, और ये पहली बार था जब मैंने किसी को भला बुरा बोला होगा। लेकिन लड़के का जो माइंडसेट था कि नहीं, जब पेरेंट्स रेडी है तो तेरे बस की बात नहीं है इसको डिनाई करना, उसी रीज़न से। और मैंने उस लड़के को बोला कि मैंने आज के बंदे अपनी शक्ल में दिखाई मुझे। तो वो क्या करता, अगर कभी सोसाइटी में दिख जाता ना मुझे, तो अपना चेहरा छुपा लेता था। सेम ब्लॉक में रहता था। और अब क्या हुआ कि फिर उसकी भाभी ने कुछ उसके घर की ऐसी बातें बताई कि मम्मी की बस की बात रह नहीं गई कि भाई अब तो इस पर गिव अप करना पड़ेगा, इस सिचुएशन पे इसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद ना अब ये घर वाले मान जाएंगे कि मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में, मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, और शायद अब ये लोग ये ड्रामा बंद कर दें। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे। हम जब भी यूपी जाते तो फिर वही ड्रामा शुरू, फिर 2 4 10 लोग आ जाते, इनका लड़का है, उनका लड़का है, इससे करा दो शादी, उससे करा दो शादी। और जब भी हम यूपी विजिट करते तो सिर्फ बातें नहीं होती थी, ये रेडी बैठे होते थे, आप बोलो बस अभी रिश्ता फिक्स कर देते हैं। तो दोनों तरफ से रेडी होते थे। अच्छा भाई कोई बात नहीं। तो जब भी हम अब इस इंसिडेंट के बाद भी ना, हमने जब यूपी विजिट किया तो फिर से वही चीज़ें हुई। अच्छा, अब इनका क्या होता था कि इनका ना एक माइंडसेट था। मैंने यूपी में 2 चीज़ें बड़ी अजीब देखी थी कि वहाँ पर ना शादी हो रही है और फीमेल बेहोश है, होश में नहीं है, पूरे ब्राइडल कपड़े पहने हुए, मेकअप हो रखा है, ज्वेलरी पहन रखी है, लेकिन उसको होश नहीं है, और एक औरत उसको पकड़कर फेरे करा रही है। सो अब ये जो पकड़कर फेरे कराने वाली सीन थी ना, ये 2-3 बार देखा था मैंने। तो समझ में आया कि यहाँ ना कुछ फिशी है, ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है, फोर्सफुल मैरिज है और लड़की भी होश है। तो मुझे था कि मेरे साथ ये होने में ना ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। और घर वालों को ये चीज़ ऑलरेडी प्लान थी कि हमारे पास ना ये आखिरी ऑप्शन है। उनको पता था मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती है, नॉर्मल लड़कियों की तरह मैं हूँ नहीं, जो मैं आज्ञाकारी जैसे बच्चे होते हैं ऐसे कभी भी नहीं रही हूँ। तो ज़ोर ज़बरदस्ती का तो हिसाब किताब ही नहीं था, लेकिन इनका ये प्लान चल रहा था। तो समझ में आया, तो मैंने क्या करा, मैंने यूपी जाना ही बंद कर दिया परमानेंटली। मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं। तो ये सिचुएशन से मैंने खुद को सेव किया, यहाँ से मैं बच गई। लेकिन अब सिटी में भी जहाँ हम रहते थे वहाँ पे भी चलता रहता था ड्रामा ना, ये लड़का वो लड़का। तो मेरे सामने ना
ऐसे ऑप्शंस थ्रो किए जाते थे कि ये सीए है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, और ये पायलट है, और ये बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, मुझे नहीं याद होगा इनमें से कोई भी ऑप्शन रह गया होगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर खूबसूरती की बात करें, पैसों की बात करें, स्टेटस की बात करें, सब कुछ होता था उन लड़कों के पास में। लेकिन मुझे था पहली बात तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। सो इनकी ये चीज़ें रुकी नहीं। तो जब मैंने देखा ना कि ये लोग रुक नहीं रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास ना शादी से बचने का एक ही ऑप्शन है, इस घर को छोड़ देना। और मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी, जो कि मैं 12th के बाद का डिसाइड करके बैठी थी कि 12th के बाद मैं अपने दम पर कर लूँगी आर्मी ज्वाइन। हर चीज़ में फिट थी मैं। लेकिन इन्होंने इतनी ज़्यादा जल्दी मचा रखी थी ना, प्रेशर मचा रखा था शादी का, कि वो मेरे कंट्रोल की चीज़ें बाहर हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि अब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया ही था, समहाउ मेरा 10th कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने इनको बोला कि मेरी आर्मी में ज्वाइनिंग कराओ आप लोग। तो दोनों पेरेंट्स कहते कि हम तो नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैंने खाना छोड़ दिया। खाने के साथ साथ मैंने पानी भी नहीं पिया, एक बूंद पानी भी नहीं पिया मैंने। तो अब मम्मी ने जब पापा को बताया कि इसने खाना नहीं खाया, तो फादर ने बोला कि भाई कब तक नहीं खाएगी, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब मम्मी को तो पता था कि ये इसका एक हफ्ते खाना ना खाए तो बड़े आराम से निकल जाता है, लेकिन तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो इस बार डिफरेंट चीज़ें ये हुई थी कि मैं खाने के साथ मैंने पानी भी त्याग दिया था। अब करते करते एक हफ़्ता हो गया, ना खाना खाया ना पानी की बूंद ग्रहण करी। मैंने कहा मरना मंजूर, लेकिन शादी करना मंजूर नहीं है मुझे। सो अब क्या होता है कि अच्छा, एक हफ्ते जब बीत गए ना, तो फिर फादर बोलते हैं, लाइक उन्होंने डंडा उठाया पिटाई करने के लिए। तो डराने के लिए था, कभी फादर से पिटाई हुई नहीं है मेरी। डांट भी पड़ी हो तो याद नहीं मुझे, एक बार पड़ी है हाँ। सो अब क्या हुआ कि तो मैंने बोला, मैंने कहा अगर आपको गलत फहमी है ना कि आप इस डंडे के थ्रू मुझसे खाना खिला लोगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। तो फिर उन्होंने डंडा रख दिया, बट कहते कि हम कैसे करवाएं आर्मी में ज्वाइनिंग। तो मैंने कहा अच्छा, ये भी मैं बताऊं कैसे करवाएं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो फोर्स लाइन में हैं, हायर डेजिग्नेशंस पे हैं, कि मतलब एक बार बोल दें तो काम हो जाते हैं सारे। तो पहले भी लड़कों की ऐसी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, कई लड़कों की हो चुकी थी एक बार कहने पे। हाँ, ये कि मेडिकल आपको क्लियर करना पड़ता था, जिसके लिए मैं फ़िट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तबीयत ख़राब होना, उसके बाद रिकवर हो जाना, वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं था। तो मुझे पता था कि मैं फ़िट हूँ। तो मैंने बोला इनको बुलाओ, इनसे बात करो और मेरी ज्वाइनिंग कराओ। उनका नाम बताया मैंने, जो फैमिली के रिलेटिव थे, एक हायर डेजिग्नेशन पे थे आर्मी में। तो फॉर्चुनेटली वो ना छुट्टियों पे आए हुए थे, वेकेशन पर। तो उनको कॉल किया तो वो घर पे ही थे। तो उन्होंने, मम्मी पापा ने बताया कि इसने खाना नहीं खाया, पानी छोड़ रखा है। तो वो नेक्स्ट डे बैठ गए ट्रेन से घर आने के लिए। हमारे विलेज में रहते थे तो 24 घंटे लगने थे, 24 से 12 घंटे कुछ लगने थे हमारे यहाँ आने में। तो अब जब वो आते हैं तो उन्होंने बोला कि तूने खाना खा ले, वो आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे इतने दिन ऐसे 1-2 दिन और सही, जब आ जाएंगे तभी खाना पीना होएगा। मैंने इनकी बात का भरोसा तो कर नहीं सकते, झूठे हैं। तो मैंने नहीं खाया। तो जब वो हमारे घर आ गए ना, तब मैंने खाना खाया, पानी पिया, उसके बाद हमारी बात हुई। अब मेरी गलती ये थी कि मैंने सोचा ही नहीं कि आर्मी ज्वाइन करने पे नॉनवेज खाना पड़ता है। ये मेरी गलती थी, नहीं तो मैंने कुछ और प्लान कर लिया होता। तो जब उन्होंने बताया कि भाई वहाँ तो तुम्हें स्नैक्स भी खाने पड़ते हैं कई बार, मैंने कहा नहीं मैं तो नॉनवेज नहीं खा सकती। और ये स्नैक्स में तो दूर की बात है। तो एक ये रीज़न था आर्मी पे मुझे गिव अप करना पड़ा। दूसरा रीज़न था कि एक पर्सनल रीज़न था वहाँ पे, जो इंटरनल रीज़न उन्होंने बताया था मुझे, और वो मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगी। तो 2 रीजंस की वजह से मुझे आर्मी ज्वाइनिंग के प्लान पे गिव अप करना पड़ा, जो कि मेरा एक इकलौता ड्रीम था, जिसके लिए मैं पैशनेट थी। सो अब क्या हुआ यार, ये तो ऑप्शन निकल गया। अब क्या करा जाए शादी से बचने के लिए? क्योंकि अगर मैं फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करने का सोच भी रही थी ना, तो ये शादी वाली चीज़ें चली रही थी, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। सो अब क्या हुआ कि तो मैंने समहाउ 11th में एडमिशन लिया। 11th में बहुत बड़ा कांड हो गया। 11th में मेरा स्कूल चेंज हो रहा था, तो वहाँ पर जिस स्कूल में एडमिशन हुआ, और एडमिशन से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो वहाँ पर ना टीचर्स बहुत गंदे थे, और कुछ गंदे टीचर्स का ग्रुप होता था, जो मुझे एडमिशन से पहले नहीं पता था। अब एडमिशन के लिए मैंने एक स्कूल से अपना नाम कट करवा चुकी थी, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था, तो और कोई ऑप्शन था नहीं। तो टीचर मुझे बोलता है कि अगर मैं आपका एडमिशन करा दूँगा तो आप मेरे लिए क्या करोगे? तो मैं यार आई वाज किड, कितने 11th क्लास में, कभी ऐसी सिचुएशन कभी सोच नहीं सकते थे ना, टीचर भी इतना गंदा हो सकता है। तो भाई इसने क्या करा कि इस बात को ना 4 बजे रिपीट किया। मैंने कहा सर थैंक यू बोल दूँगी मैं आपको।
मैंने कोई बात नहीं, मैं आपको कोई गिफ्ट ला के दे दूँगी अगर आप मेरा एडमिशन करा दोगे तो अब वो इस बात को रिपीट करता रहा, मेरी नहीं समझ में आया। लेकिन कुछ देर के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद इस इंसान की नीयत गलत है। और स्टिल कोई बात नहीं, अब तो एडमिशन होना ही था और ट्रांसफ़र हो चुका था मेरा। तो जब इसने मेरे को बुलाया नेक्स्ट डे एडमिशन के लिए, तो मैं गई ना, तो मैं जा रही थी, तो मुझे इंट्यूशन प्लस में एक स्पिरिट बोल रही थी कि नहीं जाना है वहाँ पे। वो सेकंड फ्लोर पे बुलाया था कि वहाँ पे गलत है कुछ, डेंजर है, तो ये इंसान ठीक नहीं है। मैं सुन रही थी, वो वॉइस बहुत क्लियर थी, तो बट मैं स्टिल जा रही थी। मैंने कहा मैं ध्यान रखूँगी अपना। तो भाई मैं स्टेयर्स चढ़ी रही थी, तो इस टीचर ने, अब मैं डाउट कर रही थी, मैंने कहा ऊपर बच्चे हैं? तो कहता हाँ क्लास चल रही है। तो इसको समझ में आ गया कि मुझे डाउट हो गया है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे मैं स्टेयर्स चढ़ रही थी ना, तो मैं दूर से देख रही थी कि वाकई क्लास चल रही है नहीं चल रही है। तो इसने क्या करा, मेरा ना हाथ पकड़ के अपनी तरफ मुझे खींचने की कोशिश करी। फॉर्चुनेटली एक दूसरा टीचर वहाँ से वहाँ पर एंटर करने लगा, इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जो टीचर एंटर कर रहा था वो वाकई अच्छा टीचर था। तो अब जब इसने हाथ छोड़ दिया तो मैं वहाँ से भाग गई, हट गई मैं वहाँ से। अच्छा, इसको बाद फिर धमकियाँ तो दी इसे। मैंने कहा तेरी हिम्मत हुई कैसे, है ना, सोच कैसे लिया तूने ऐसे। तो फिर उसकी ना मैंने बाद में पिटाई बहुत करवाई मतलब उसको हर 2 महीने पे उसको डोजेस मिलती थी, और मैंने बोला, मैंने तेरे बस का हो ना जो उखाड़ना तो उखाड़ लियो, यही उसी स्कूल में और यहीं पर मैं पढ़ाई करूँगी। अच्छा, तो हर 2 महीने उसकी पिटाई होती थी और कुछ उखाड़ नहीं सका वो। लेकिन होता क्या था कि वहाँ पे ना कुछ 10 से 12 ऐसे टीचर्स का, गंदे टीचर्स का ग्रुप था, जो ऑलरेडी वहाँ पर एक स्टूडेंट के साथ रेप केस की कोशिश या रेप केस हो चुका था। जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी थी, और फिर बाद में मैंने इसकी कंप्लेन प्रिंसिपल से करी। तो प्रिंसिपल ना फीमेल थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस फीमेल ने इन टीचर्स को बचाने में हेल्प करी थी उस रेप केस से। ओके, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे टीचर्स का तांडव कि भाई हाउ कम कि किसी लड़की ने हमें चैलेंज कर दिया, और मैं ऐसी रही हूँ ब्लंट बोल्ड, या आपने मैस किया तो मैं आपको बख्शने वाली तो नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा, दूसरा इशू क्या था कि मेरी क्लास में ना लड़के बहुत गंदे होते थे। कि एक तो ये 90% जो लॉट होता था सारे पुलिस वालों के बच्चे होते थे, और तो ये लड़के क्या करते थे, ये क्लास में ना आपस में रेप सीन करते थे, मतलब लड़के। और मतलब इतनी गंदगी की तो मैंने कभी नहीं देखी थी। कि मैं स्कूल 10 तक मेरा मंदिर था, हेवन था, और कहाँ मैं एकदम से निकल के हेल में आ गई थी तो अब ये लड़के ना फोर्स करने लगे कि तुझे किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ गर्लफ्रेंड ऑफ समवन। तो मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ये तो होने वाला नहीं है, और अकड़ तो मुझे चलती नहीं है, मुझे प्यार की भाषा समझ में आती है, अकड़ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो मैंने मना कर दिया। तो एक दिन क्या करता है कि एक लड़का उसमें से गन लेकर आता है, जो पुलिस वाले का ही बेटा था। मैं सोच रही थी भैया ये गन अपने आप लेकर आया है, इसके फादर ने दी है। जिस हिसाब से वो बातें करता था उस हिसाब से लगता था कि इसके फादर इसको इन चीज़ों में सपोर्ट करते हैं कि तू बेटा ले जा गन अब जब उसने गन दिखाई मुझे कि फुली लोडेड है, उसमें 6 गोलियाँ थी। ओके, तो इसने क्या करा, गन मेरे माथे पे लगा दी। एंड उसके बाद क्या होता है, तो मैंने कहा चला। तो अब उसने देखा कि मैं बोल रही हूँ चला, कि उसका मन तो था डराने का। चलाना मुझे नहीं लगता कि उसको आती थी, बस ये था कि फियर गेम वो खेल रहा था। मुझे पता था गोली तो नहीं चला पाएगा, और तो मैंने उसको 2-3 बार प्रोवोक किया। तो जब नहीं चलाया ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने तुझे पकड़नी आती है, मुझे चलानी भी आती है ना, राजपूतों के ख़ानदान से हूँ तो मुझे जैसे कि आर्मी में जाना था तो प्रैक्टिस करी हुई थी इन चीज़ों की भी ना, हमारे यहाँ होती हैं गन्स, शादियों में चलती थी। तो मैंने जब उसको प्रोवोक किया ना, तो उसने गन चलाई नहीं। एंड देन उसके बाद में फिर कहते चल छोड़ जाने दे। अब इसको समझ में आ गया कि डर तो इस लड़की में है नहीं, तो हमारी टेक्निक और टैक्टिक्स तो काम नहीं कर पाएंगी। अच्छा, अब क्या होता है कि एग्ज़ाम था मेरा केमिस्ट्री का। इन लोगों ने क्या करा, चिट्स होती हैं, फर्रे होते हैं चीटिंग के लिए वो लेकर आए और मेरे डेस्क पे रख दिया। मैं एग्ज़ाम दे रही थी, फोकस भी अपने एग्ज़ाम पे। इसने वो चिट्स मेरे डेस्क पे रखी और टीचर को बोला, जो टीचर उस टाइम पे प्रेजेंट था, कि सर देखो चीटिंग कर रही है। टीचर ने मेरा एग्ज़ाम छीन लिया और मैं एग्ज़ाम सिर्फ लिखना ही शुरू किया था। कुछ ही देर हुई थी, 15-20 मिनट ही हुए थे। अब क्या था, अब तो फेल होने की भाई हो गई चांसेस पूरे। मैंने कई बार बोला, मैंने कहा ये मेरे है ही नहीं, आप राइटिंग चेक कर लो, बट नहीं माना टीचर। तो उसमें टीचर्स की भी सेटिंग थी। अब क्या होता है, अभी लड़के ना टीचर्स को भी धमकाते थे। लड़के ऐसे भी होते थे, क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ाने आया तो उसको कुछ ना कुछ बोल के क्लास से भगा देना, ऐसे भी होता था भाई। अब तो मैं फ़ेल हो गई 11th में मैंने अब क्या करा जाए। एंड देन समहाउ फिर मेरी लाइफ में वहाँ पे एंट्री हुई थी एक कज़न की। तो कज़न ब्रदर है जिसने मुझे मेरी स्टडीज़ में हेल्प किया। ये अगेन डिवाइन सपोर्ट था। ये कज़न मेरी सिटी में ही रहता था, मेरे ब्लॉक में ही रहता था, और हम कभी मिले नहीं थे इनसे।
और इमीडिएट रिलेटिव था, कभी कुछ सुना ही नहीं था मैंने, ऑल ऑफ अ सडन उनकी एंट्री हमारी लाइफ में होती है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी और ये डिवाइन सपोर्ट ही था। एंड समहाउ मैंने अपनी 12th डिस्टेंस से पास करी। अब क्या होता है कि जब मैंने 12th पास करी तो मुझे जॉब तो करनी थी कि भाई अगर शादी वादी से बचना है तो जॉब तो करनी ही करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक जॉब स्टार्ट करी 12th के बेसिस पे। कोई बहुत हाई फाई जॉब्स नहीं लगती थी, तो मेरी जो जॉब थी स्टार्ट करी थी वो थी 6000 रुपीज़ पे। और मुझे उससे पहले घर से जॉब ऑफ़र करी गई थी जो कि 25,000 की नौकरी थी, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो मुझे था कि भैया ना तो मैं फेक डॉक्यूमेंट के साथ में जॉब करूँगी और ना ही मैं आपसे कोई सपोर्ट लूँगी जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि फिर आप ज़िंदगी भर मुझे सुनाओगे, क्योंकि जिनकी भी जॉब से ये लोग हेल्प करते थे उनको सुना देते कि हमने हेल्प करी, अदरवाइज़ यहाँ पढ़े होते वहाँ पढ़े होते। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ में ना ऐसा दिन मैं आने नहीं दूँगी कि मुझे कोई ये कह सके कि आज किसी की हेल्प की वजह से मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हूँ। तो इस चीज़ का मैंने प्रॉमिस खुद को किया था और उसको मैंने कंटिन्यू किया, मेंटेन किया। तो मैंने ना तो कभी किसी से हेल्प ली, ना किसी को हेल्प करने दी। ये एक सही और गलत दोनों ही डिसीजन था, जो बाद में जिसके लिए मुझे हीलिंग करनी पड़ी, बाद में बताऊँगी क्या था। तो अब यह होता है कि जब मैंने जॉब स्टार्ट करी ना, तो जब फादर ने पूछा कि अच्छा जॉब लग गई है तो कहाँ लगी, कितने की लगी, तो डायलॉग मिलते हैं मुझे कि इससे ज़्यादा सैलरी तो मेरे चपरासी की है। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरे पास जवाब था, लेकिन मैंने रिप्लाई बैक नहीं किया। अब मैंने वो जॉब कंटिन्यू करी। अब होता क्या था ना, मैं इस फैमिली के साथ ही रहती थी, मेरी जॉब लगती थी और छूट जाती थी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती थी। कोई ना कोई रीज़न होता था कि कोई ना कोई इशू होता था और मेरी जॉब छूट जाती थी। और जो मैं पैसे अर्न भी करती थी ना, वो मुझसे कार्मिक मदर ले लेती थी। और वो पैसे ऐसे लेती थी ना, कैश, कि कभी कोई एविडेंस रह ना जाए और दूसरों को बोलना कि सारे पैसे अपने पास रखती है, हमें नहीं देती है कुछ भी। अब जब पैसे मैं सेव नहीं कर पा रही थी तो मैं फर्दर स्टडीज़ भी नहीं कर सकती थी और ये तो नहीं पे करते मेरे लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से जाना मेरे लिए सलूशन है। यहाँ रह के तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। 2.5 साल मैंने घर पर रहकर जॉब करी, ना तो मैं कोई पैसे सेव कर पाई, ना ही मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ कर पाई। तो मैंने क्या करा कि मैंने घर से बाहर आने का डिसाइड किया जॉब के थ्रू, कि भाई मैं जॉब अब बाहर करूँगी। तो मैंने इनको बोला कि मेरी जॉब लग गई है बाहर और मैं यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रही हूँ। तो इन्होंने सबने मना किया कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती हो, हम तुम्हें परमिशन नहीं देते हैं। तो मैंने कहा परमिशन तो मांगी नहीं है मैं तो बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। मैंने बैग पैक किया, बहुत ड्रामा हुआ उस टाइम पे ना। इन्होंने सारे जितने हथकंडे अपना सकते थे ना मुझे रोकने के लिए, सब ट्राई किया। मैंने कहा अब रुकने वाली तो मैं नहीं हूँ। 2.5 साल का टाइम लंबा टाइम था कि मैंने जॉब करी, मैंने 1 रुपये नहीं सेव किए और ना ही मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाई। तो इनके मना करने के बावजूद भी मैं वहाँ से निकलने लगी। तो इन्होंने, फादर ने बोला कि अब लौट के घर मत आना वापस दोबारा। मैंने कहा ओके, मैं नहीं आऊँगी। तो और बहुत सारी चीज़ें, ऊट पटांग चीज़ें मुझे बोली गई जाते वक्त। तो मदर को ये था कि भाई इसको घर से बाहर नहीं जाने देना, अगर ये चली गई तो जो थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारे पास है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा बस वही तो करना ही था मैं वहाँ से आ गई। अच्छा, तो जब मैं घर से बाहर आई तो ये 2011 की बात है, जुलाई में, 10 जुलाई की बात है। और 28 जुलाई को मेरा सिलेक्शन हो गया था एक कंपनी में और 3 अगस्त की मेरी ज्वाइनिंग थी, जहाँ पर मेरी मुलाकात इस ट्विन फ्लेम से होती है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों से। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले डिवाइन के साथ में बहुत सारे कम्युनिकेशन हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी अपनी जर्नी को समझने में। सो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।